तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं अपने इस डिस्कशन से कैपेसिटेंस HCV ऑब्जेक्टिव फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। पहले हम यहां से शुरू कर रहे हैं। Two metal plates having charges QA minus Q face each other at some separation and are dipped into an oil tank. ठीक है। If the oil is pumped out, the electric field between the plates will. ये एक तरह से वो सवाल है जो हम पहले कर चुके हैं। क्या हमने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने का इफेक्ट देखा है जब बैटरी डिस्कनेक्टेड हो? यस सर। तो देखो हमने ये पढ़ा था कि अगर बैटरी डिस्कनेक्टेड है तो चार्ज तो सेम रहता है, चार्ज सेम है और आप डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हो तो जितना फील्ड पहले था वो k टाइम्स कम हो जाता है। याद है कि नहीं बताओ? यस सर। भाई आपको बहुत अच्छे से रिजल्ट याद होना चाहिए कि अगर बैटरी कनेक्टेड है तो डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने से फील्ड पे क्या फर्क पड़ेगा अगर प्लेट उतनी सेपरेशन पे है तो? नो चेंज, नो चेंज। डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने से चार्ज भी बढ़ेगा क्योंकि कैपेसिटेंस बढ़ता है और बैटरी कनेक्टेड है, लेकिन फील्ड उतने ही कम होना था, के कट जाते हैं। या V बराबर ED से भी मैंने बताया था। ध्यान है कि नहीं आपको? बताओ ये वाला केस, बोलो बोलो। अगर बैटरी कनेक्टेड होती, जैसा कि इस सवाल में नहीं है, नहीं दिया हो तो बैटरी डिस्कनेक्टेड है। अगर बैटरी कनेक्टेड होती तो इसको इंसर्ट करने पे फील्ड में क्या फर्क पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ता। E0 पहले था तो E0 ही बाद में रहता। क्यों? क्योंकि इसलिए कि पहले था Q जितना था Q k टाइम्स बढ़ जाता कैपेसिटेंस बढ़ने से। बैटरी है, Q बढ़ने से फील्ड बढ़ता, लेकिन डाइलेक्ट्रिक आने से फील्ड उतना ही कम होता। क्या ये लिखे हुए कि नहीं आपके नोट्स में? यस सर। है ना। लेकिन बैटरी अगर नहीं है, कहीं कोई जानकारी नहीं है ऐसी, तो चार्ज तो वही रहना था। अब मीडियम डालने पे फील्ड k टाइम्स कम होता, लेकिन ये सवाल उल्टा है। ऑयल इज पंप्ड आउट, ऑयल इज पंप्ड आउट तो क्या होगा बताओ? मीडियम निकाल लिया तो फील्ड बढ़ जाएगी, फील्ड बढ़ जाएगा, k टाइम्स बढ़ जाएगा। निकल आ गया समझ? यस सर। ठीक है, ये हो गया ऑब्जेक्टिव फर्स्ट में। भाई कोई और डाउट? कैपेसिटेंस के ऑब्जेक्टिव फर्स्ट में कोई और डाउट? नहीं सर बैटरी कनेक्टेड नहीं है, ये डाइलेक्ट्रिक डालते हैं तो फील्ड बढ़ती है, क्या बताया, कांस्टेंट रहती है। दोबारा बोलता हूँ, अगर बैटरी कनेक्टेड है, वो वाला केस पूछ रहे हो ना आप? नहीं कनेक्टेड नहीं है। अगर नहीं है जब तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। नहीं है जब तो क्या होगा? चार्ज पे फर्क पड़ नहीं रहा, तो मीडियम डालने से फील्ड कम हो जाएगा k टाइम्स, मीडियम निकालने पे फील्ड k टाइम्स बढ़ जाएगा। लेकिन अगर बैटरी कनेक्टेड है, मीडियम डालने पे चार्ज स्टोर्ड भी k टाइम्स बढ़ जाता है, लेकिन फील्ड k टाइम्स कम होना था, दोनों k कैंसिल हो जाएंगे, तो वहां कोई फर्क नहीं पड़ता है। यस सर। यार ये देखो, छोटे छोटे रिजल्ट्स ही अपने याद रखोगे तो हमारे लिए तो MCQs में यही बहुत काम के हो जाते हैं। आप बताओ क्या ये इतना समझ आ गया है क्या? ठीक है, चलो मैं अब ऑब्जेक्टिव सेकंड पे चलता हूँ। ऑब्जेक्टिव सेकंड का क्वेश्चन नंबर फोर्थ एंड सिक्स्थ। पहले फोर्थ देखते हैं। ईच प्लेट ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज ए चार्ज Q ऑन इट। ये तो कल करवाया तो था, कल आपने पूछा था कल ये। हाँ सर, ये वही लिखे रह गए डाउट है। अच्छा ये बताओ, क्या ये हो चुका है डिस्कस कल? यस सर, हो गया। समझ आ गया था ना आपको पूरा कि किस तरह से रीडिस्कस? यस सर। ठीक है, फोर्थ के बाद मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 पे। A parallel plate capacitor is connected to a battery। ठीक है भाई, एक बैटरी से कनेक्ट किया। A metal sheet of negligible thickness, बहुत ही कम थिकनेस, is placed between the plates. The sheet remains parallel to the plates. The battery will supply more charge. Capacitance will increase. The potential difference between the plates will increase equally. अच्छा पता है आपको कंफ्यूजन क्यों है इसमें? आप उसकी कुछ थिकनेस मान रहे हैं और इसने सवाल में लिख दिया कि थिकनेस कैसी है। इसने क्वेश्चन में बोल दिया कि थिकनेस कैसी लेनी है? नेग्लिजिबल मतलब T टेंड्स टू बिल्कुल 0। अब ऐसे में क्या होता है, ये एक प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, ये Q, ये माइनस Q। बहुत ही अगर थोड़ी भी थिकनेस होती ना तो कैपेसिटेंस बढ़ जाता और कई चीजें चेंज हो जाती। थोड़ी भी थिकनेस होती
ये पूरी डी है और ये टी है, तो ऐसे में डी इफेक्टिव लिखना सीखा हमने कभी? डी इफेक्टिव डी माइनस टी प्लस टी बाई इन्फिनिटी जो कि 0 होगा, और जो कैपेसिटेंस होता है वो होता है एप्सिलॉन ए अपॉन डी माइनस टी। लेकिन क्वेश्चन में दिया है टी टेंड्स टू 0, यानी कि C बराबर C नॉट ही हो जाएगा जो पहले था वही। क्या समझ आ गया कि नहीं? बताओ, इसमें यही कंफ्यूजन है क्या? कैपेसिटेंस क्यों नहीं बढ़ा? सेम ही रहेगा। हाँ, क्योंकि इसमें बोला है नेग्लेजिबल थिकनेस। नेग्लेजिबल कम नहीं हो जाए क्योंकि 2 सीरीज में हो गई है, तो 2 कैपेसिटर नहीं बन जाएंगे। ना, सुनो, मान लो, इधर सुनो, अगर मान लो आपने बिल्कुल बीच में प्लेट डाली, तो पहले जो सेपरेशन डी था, क्या वो अब d/2 नहीं हो गया? हो गया। तो ये भी 2c, ये भी 2c, और 2c नॉट का फिर दोबारा से c नॉट हो जाने, है ना? और ये लास्ट ऑप्शन तो सही है इसमें, क्योंकि बाय इंडक्शन इक्वल एंड अपोजिट चार्ज अपीयर हो जाएंगे इस पे। ठीक है, और बताओ, मैं एक बार फिर से पार्टिसिपेंट्स पे नजर डालूं। 27, 28, ठीक है, कुछ बड़े हैं पहले से भाई। सर ये अगर जो मेटल शीट अगर ये सेंटर में ना डाल के कहीं आगे पीछे डाले इससे तो फर्क ही नहीं पड़ रहा। रहेगा। मैंने शायद पहले भी डिस्कस किया है, इससे फर्क ही नहीं पड़ता। चीज को एक चाहे एक से टच कर दो, दोनों से टच मत करना। दोनों से टच करते तो हमने पढ़ा है ना कितना कैपेसिटेंस हो जाता है, इनडिटरमिनेट। पुरानी जो HCV है, या यूं कहें मेरे पास जो HCV है, उसमें आपके पास बुक में ये देखना एक बार, क्वेश्चन नंबर 8 का क्या आंसर दिया है। ऑब्जेक्टिव फर्स्ट में ऑप्शन क्या दिया है? डी ऑप्शन। ऑब्जेक्टिव फर्स्ट के क्वेश्चन नंबर 8 में आपको डी ऑप्शन क्या दिया है आपकी किताब में? इनडिटरमिनेट। अब एक बार मैं आपको मेरी बुक में दिखाता हूं, अगर दिखे तो। अरे यार, ये दिखना भी पॉसिबल है कि नहीं बताओ, नजर आ रहा है ये डायग्राम में? इनफाइनाइट दिखा रखा है ना इसमें। तो पहले इवन HC वर्मा सर ने भी आंसर इनफाइनाइट दे रखा था, लेकिन बाद में जब इस पे कुछ किसी ने भेजा होगा, कोई प्रॉब्लम भेजी होगी, भाई इनफाइनाइट का मतलब ही क्या है? इनफाइनाइट का तो मतलब वो इनफाइनाइट ही एनर्जी स्टोर कर लेगा, तो ये इनफाइनाइट चीज तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो असल में फिर ये करेक्ट करके किया गया है इनडिटरमिनेट। आपको तो कोई डाउट नहीं है ना अब इसमें, इस तरह की चीजों में? ठीक है, चलो आपके कैपेसिटेंस के यहाँ के डाउट हो गए। अब मैं थोड़ा सा कुछ और रिवाइज करवाऊं इसी में, कैपेसिटेंस में। या और है प्रॉब्लम तो और पूछ लो पहले, उसके बाद हम आगे बढ़ लेंगे। और बाकी अलग चैप्टर में, उसमें अलग चैप्टर की है, वहां की पूछ लो, कोई बात नहीं, वहां की पूछनी है तो नहीं, तो मैं फिर इस पे कैपेसिटेंस पे आगे बढ़ूंगा। अच्छा एक चीज सुनो, अभी चलो थोड़ी देर हम पढ़ते हैं, फिर थोड़ी देर में डाउट ले लेंगे दोबारा। क्या हमने नोडल एनालिसिस सीखा है सर्किट में? नोडल एनालिसिस क्या? जो नोड क्या होता है? जंक्शन। केवल जंक्शन को देख के एनालिसिस कैसे किया जाता है, लो करवा दूं, थोड़ा सा बता दूं इसमें सर्किट पार्ट में? करा दो। ठीक है यार, इतना मैटर होता है बार बार, मतलब आप कुछ भी करते हो इसमें, बस रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। आप ये चीज समझो, आप अगर अपने नोट्स भी रिवाइज ढंग से करके चले जाते हो ना, तो मुझे नहीं लगता कैपेसिटेंस का कहीं कोई सवाल आपका अटकेगा, अगर आपने उस पर ठीक सी प्रैक्टिस टाइम पे कर रखी है और नोट्स अच्छे से रिवाइज किए तो। देखिए, हम बात करें कि ये क्या है, ये नोडल एनालिसिस क्या होता है सर्किट में। नोड का मतलब होता है जंक्शन। अरे नोडल एनालिसिस एक तरह से वैसा ही है, एक तरह से जैसा आपने कल किया था वो केसीएल का यूज, लगभग उस तरह की चीज को हम बोल देते हैं नोडल एनालिसिस। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपको कैसे क्या करें इसमें, कोई सवाल लेते हैं, कोई भी एक ना, रुको।
मेरे पास कैपेसिटेंस का नहीं पड़ा, रेजिस्टेंस का पड़ा है। कोई नहीं, मैं उसको कैपेसिटेंस में कन्वर्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन को। उन्होंने क्वेश्चन में एक बैटरी दी है 50 वोल्ट की, ठीक है, 1 2 3 4, एक बैटरी 20 वोल्ट की, इधर एक बैटरी लगा रखी है 20 वोल्ट की। सवाल कुछ ऐसा बना रखा है, एक साइड बैटरी 50 वोल्ट की, एक साइड बैटरी 20 वोल्ट की, और यहाँ एक रेजिस्टेंस है, मैं उसे कैपेसिटेंस से रिप्लेस कर देता हूँ। एक रेजिस्टेंस यहाँ है, मैं उसको भी कैपेसिटेंस से रिप्लेस कर रहा हूँ। 2, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे दे रखा है, मैं उसको भी कैपेसिटेंस से रिप्लेस कर रहा हूँ। 3, और एक रेजिस्टेंस आगे दे रखा है, मैं उसको भी कैपेसिटेंस से रिप्लेस कर रहा हूँ। ये 4। अब इनकी वैल्यूज कुछ भी हो, हम अपनी वैल्यू ले लेते हैं। मान लो ये 5 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड, हम बस जैसा कैलकुलेट हो पाएगा देखेंगे। 3 माइक्रोफैराड, लेट दिस बी 1 माइक्रोफैराड। एक सर्किट हमने बना लिया, ठीक है। अब जैसे इन्होंने पूछा है कि करंट निकालो R2 में से, हमसे ये पूछ लिया इस पे कि फाइंड चार्ज ऑन 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर। लिखिए, सवाल लिखिए क्या है कि फाइंड द चार्ज ऑन 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर। इस पे आपको चार्ज निकालना है, कितना होगा। हाँ भाई, लिख लिया, बना लिया। देखो, नोडल एनालिसिस कोई नया नहीं है, वही सर्किट, जैसे केसीएल से कैसे हम इस चीज को आगे बढ़ाएं। मान लो ये 0.0 वोल्ट पे है। देखो, ये किसी भी सर्किट को सोल्व करने में इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप किसी भी जगह की अर्थिंग मान सकते हैं, बशर्ते कि आपसे ये ना पूछा जाए इस जगह का पोटेंशियल कितना है। वो तो तब पूछ सकते हैं जब कहीं ना कहीं अर्थिंग दी हो। तो हम अपनी मर्जी से मान सकते हैं कि कोई भी पॉइंट आपने माना 0 वोल्ट पे, तो ये भी 0 पे हो गया, गिवन नहीं है। ये भी 0 पे हो गया, ये भी 0 पे हो गया। ये बताओ ये कितने पे हो गया, ये वाला पॉइंट 50 प्लस के 50 वोल्ट पे। और ये वाला पॉइंट कितने पे हो गया, 20 वोल्ट पे। तो मुझे जहां जहां कुछ मिले मैंने पोटेंशियल्स मान लिए इस तरह से, ठीक है। अब मान लो एक पॉइंट बचा है, ये बचा है, इसका पोटेंशियल मैं V मान लूं कोई, तो देखो ये भी V है, ये भी V है, ये भी V है। कनेक्टिंग वायर पे सेम पोटेंशियल होता है। अब बताओ कि आपको हर जगह के पोटेंशियल मिल गए ये V मानते ही। हाँ जी भाई, क्लियर है, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने माना कि कहीं से भी कैसे भी चार्ज फ्लो करके आ रहा है, कितना भी। सपोज हम कहें कि इधर से चला, हालांकि ये बैटरी बड़ी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इधर मानो। इधर से चला कोई Q1 चार्ज, ये चार्ज आया Q1, कुछ बटा होगा, कुछ बटा होगा, Q2 इधर गया, Q2 इधर बोल देता हूँ, 2 आगे लगाया, Q3 इधर गया, कुछ बटा होगा, Q4 इधर गया, और ये गया, क्या बोलूं इसको, Q5। हाँ भाई बताओ, मुझे नहीं पता चार्ज की डायरेक्शन मेरी सही है कि नहीं, लेकिन मैंने अपनी तरफ से चार्ज फ्लो मान लिया कि कैसे कैसे चार्ज फ्लो करेगा, ठीक है। अब देखो, जो Q1 चार्ज आया होगा वही तो बटा होगा, और जो Q2 आया होगा वही बटा होगा। तो भाई KCL, इसको नोड बोलते हैं, ये पॉइंट नोड है, ये पॉइंट नोड है, जंक्शन। क्या मैं ये कह सकता हूं कि Q1 बराबर इस जंक्शन पे आने वाला है Q1 और जाने वाला है Q2 प्लस Q3। सिमिलरली Q2 बराबर Q4 प्लस Q5।
यानी कि क्या मेरी ये इक्वेशन बन गई क्या, Q1 इज इक्वल टू Q2 की जगह मैंने कर दिया Q4 प्लस Q5 और प्लस Q3। बताओ KCL की इक्वेशन समझ आई कि नहीं आपको? हाँ भाई बच्चों बताओ, KCL की इक्वेशन समझ आ गई है, कैसे लिखी है? यस सर। अब है ना कल की तरह Q बराबर CV करके ये वैल्यूज लिखो और एक वेरिएबल में कन्वर्ट करो। क्या एक सिंगल वेरिएबल V में इन्हें कन्वर्ट किया जा सकता है? सिंगल वेरिएबल V में कैसे? भाई इसके पास पोटेंशियल डिफरेंस दिख रहा है 20, यहाँ मुझे नहीं जरूरत, यहाँ जरूरत है। इसके पास बताओ पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? इधर से आ रहा है तो ये हाई होगा, ये लो होगा। बताओ कितना है? ये 20 पे, ये V पे 20 माइनस x, 20 माइनस V। समझ गए हो? x बोल दो V बोल दो उसे। और Q बराबर CV से Q1 कितना आ गया? Q1 माइक्रो पड़े रहने दो, अपने आप आ जाएंगे 20 माइनस V इंटू 1। बताओ भाई समझ आ रहा है ना? कल जैसा सा मिलता जुलता काम है ये। यस सर। एक तरीका तो होता है 2-3 लूप में KVL लगा लो, वो भी एक मेथड होता है। मैं आपको KCL से कैसे करते हैं ताकि हमारे पास दो टेक्निक हो जाए, यूं करना हो तो यूं कर ले और यूं करना हो तो यूं कर ले, इस तरीके से। ठीक है, अब बताओ Q2 कितना? Q2 बोलो, Q2 मत बोलो, Q3 बोलो, Q3 कितना पोटेंशियल डिफरेंस है इसके पास? ऊपर से नीचे आ रहा है तो ये हाई ये लो, V माइनस 0 मतलब V, तो Q ये बनेगा V माइनस 0 इंटू 3, है ना? अब आप बोलो Q4 कितना? Q4 कितना? यूं आ रहा है तो ऊपर पोटेंशियल V है, नीचे 0, V माइनस 0 इंटू 2। अब आप बोलो Q5 कितना? Q5 बोलो भाई, V x माइनस 50 इंटू 5। वो x बोल लो कि V बोल लो, x माइनस 50 और इंटू 5। क्या आपने इन सबको x में कन्वर्ट कर, कल हमने x माना था ना, कल वो जो वेरिएबल था। यस सर। लो थोड़ी देर के लिए मैं क्यों अलग से चेंज करूं, ये सारे मैंने x मान दिए, ये भी x। सर जिस साइड से करंट फ्लो के आ रहा है उस साइड के मतलब ज्यादा पोटेंशियल कमाना है ना, हाँ, उसी में से माइनस करेंगे। जिधर से पॉजिटिव चार्ज आ रहा है वो हाई पोटेंशियल है और दूसरा से निकलेगा तो वो लो पोटेंशियल है। ठीक है? यस सर। ठीक है, अब देखो इन सभी को, मतलब मैं आपको ये सिखा रहा हूं, चाहे बंद लूप हो तो भी आप कल जैसा एनालिसिस कर सकते हो, उसका नाम होता है नोडल एनालिसिस। इन सभी को आपने इसमें पुट किया इसमें, लेकिन आज सबका सम 0 नहीं है। Q1 बराबर Q4 प्लस Q5 प्लस Q3 हमारी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। तो देखो इक्वेशन क्या बनी, Q1 ये 20 माइनस x बराबर Q4 प्लस Q5 प्लस Q3, इन सब का सम, तो ये आएगा 5x 2x 3x 10x हो गया, और ये तो 0 0 ही है, माइनस 50 इंटू 5 माइनस 250, ये x उधर जाके 11x बना और ये 250 उधर आके 270 बना, तो आपका x आ गया 270 बाई 11 वोल्ट। एक बार बताओ ये समझ आया क्या मेथड? हाँ जी भाई बोलो, क्लियर हो रहा है ना? x आ गया, और x आती किस पे पूछा था? 2 माइक्रोफैराड पे पूछा था। देखो मेरे पास जो एक क्वेश्चन लिखा हुआ था वो रेजिस्टेंस में था, मतलब हम ये की ये टेक्निक वहां भी अप्लाई कर पाएंगे। तो 2 माइक्रोफैराड पे कौन सा चार्ज है? Q4 का क्या आंसर है? x इंटू 2, तो आपका जो आंसर है Q4 यानी कि Q ऑन 2 माइक्रोफैराड कितना आया? x इंटू 2 540 अपॉन 11 माइक्रोकूलम, और पॉजिटिव आ गया तो मतलब हमारी पोलैरिटी सही है, ये वाला पॉजिटिव मिलेगा और ये वाला नेगेटिव मिलेगा। तो अभी आप बताओ क्या नोडल एनालिसिस क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बताओ। हाँ भाई समझ आया क्या ये नोडल एनालिसिस? यस सर। ठीक है, तो हमारे पास बंद लूप के सर्किट्स देखने के दो तरीके हो गए। आप KVL से भी सोल्व कर सकते हो जैसा कि हम कल तक करते रहे हैं,
और आप केवीएल से भी केसीएल से भी कर सकते हैं, जैसे अभी के। आप ये नोट कीजिए, फिर मैं उसके बाद आगे चलता हूँ। अब अगर इस सवाल में मान लो अर्थिंग दिखा रखी होती तो क्या उससे कोई फर्क पड़ता? कोई भी सर्किट्स में 1% फर्क नहीं पड़ता। बस अर्थिंग से एक चीज फिक्स हो जाती है कि भाई इस जगह का पोटेंशियल 0 है। नहीं तो क्या होता, इसका 1 भी हो सकता था, इसका 21 होता। बस ये बात थी और कुछ नहीं। हो गया नोट? एक बार केवीएल से बताना, यही सवाल, थोड़ी कंफ्यूजन सी रहती है। यही क्वेश्चन केवीएल से भी कर लेते हैं। आप ये ध्यान रखना कि जो Q जो हमारा 2 माइक्रोफेराड पे निकल के आया है, ये निकल के आया है 540/11 माइक्रोकूलम। अब एक बार इसको केवीएल से भी हम सिंप्लीफाई करें। मिटा दो ये नीचे वाला केसीएल वाला, मिटा दो। मुझे कोई 0 वोल्ट की जरूरत नहीं है केवीएल से जाने में। मैं अपने तरीके से अब इसको आगे बढ़ा रहा हूँ। ना ये कोई 20 ना कोई x, इसको छोड़ो, चार्जेस को भी हटाओ। देखो केवीएल से जब आप करना चाह रहे हो 2 माइक्रोफेराड पे आपको निकालना है कितना क्या होगा। फिर से मैंने माना यहां से जो चार्ज चल के गया है Q1, ये आपका Q1, तो इस पे Q1 इधर प्लस Q1 इधर माइनस Q1, तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा प्लस माइनस Q1/1। बताओ समझ आया? पोटेंशियल डिफरेंस समझ आया ना ये? यस सर। फिर मान लो इसका कुछ Q2 पार्ट नीचे आया, तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस होगा ये प्लस ये माइनस Q2/3। शायद समझ आ गया होगा यहाँ तक तो कैसे, ठीक है। तो इधर जो गया ये Q1 आया था, Q2 इधर गया, तो इधर बचा Q1 माइनस Q2, ये आपका बचा Q1 माइनस Q2। इसमें से Q3 नीचे निकला। मैं इनको पैरेलल में लगा के छोटा भी कर सकता हूँ, मैं नहीं कर रहा क्योंकि फिर ये गायब हो जाएगा, मुझे इस पे चार्ज निकालना है। नहीं तो दोनों पैरेलल की तरह है तो कम हो सकता है, लेकिन फिर ये गायब हो रहा है। Q3 नीचे आया तो जो इधर जाएगा वो जाएगा Q1 माइनस Q2 माइनस Q3, ये जाएगा। इन पे इस पे आपने लिखा पोटेंशियल डिफरेंस, तो प्लस माइनस Q3/2, और इस पे लिखोगे तो ये प्लस ये माइनस, चार्ज तो है Q1 माइनस Q2 माइनस Q3 और बाई 5, और ये बैटरी है माइनस प्लस 50 की, वो बैटरी है माइनस प्लस 20 की। एक बार आप ये बताओ कि आपको सभी के पास पोटेंशियल डिफरेंसेस लिखने आ गए हैं? यस सर। कितने वेरिएबल हमें टोटल इसमें इंक्लूड करने पड़े?
कौन कौन से अननोन है मेरे लिए? Q1, Q2 और Q3, तीन अननोन है। तो मुझे 3 KVL की इक्वेशन बनानी पड़ेंगी इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। क्या 3 छोटे छोटे लूप नजर आ रहे हैं आपको? यस सर। भाई एक लूप ये रहा, एक लूप ये रहा, 2, एक लूप ये रहा, 3। तो मैं अपनी इक्वेशन बनाऊं। लूप नंबर 1, पहली एंट्री माइनस से, याद है केवीएल, पहली एंट्री माइनस से तो प्लस का 20, दूसरी प्लस से तो माइनस Q1/1, तीसरी प्लस से तो माइनस Q2/3 और इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन। इस पे आते हैं। पहली एंट्री यहाँ माइनस से तो प्लस का Q2/3 और उधर से आएंगे तो ये एंट्री ऊपर इधर लिखा है प्लस से तो माइनस Q3/2 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2। फिर आप इधर आओ, पहली एंट्री माइनस से तो Q3/2, अगली एंट्री प्लस से तो माइनस का Q1 माइनस Q2 माइनस Q3/5 और अगली एंट्री प्लस से तो माइनस 50 और इज इक्वल टू 0। आप बताओ क्या 3 इक्वेशन बनानी आ गई 3 वेरिएबल्स के लिए? यस सर। आप घूमने को ऐसे भी घूम सकते हो बार बार, उसमें कोई गलत नहीं है, वो भी एक इक्वेशन बनेगी, लेकिन जरूरत नहीं हमें। अब इनसे मुझे ये Q3 निकालना है, ये निकालना है। 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल सोल्व तो आसानी से हो सकते हैं, मुझे Q3 चाहिए। 540/11 आना चाहिए। हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें इसे। यहाँ से Q2 Q3 एक वेरिएबल कम हो रहा है Q2, Q2/3 बराबर Q3/2। ये 3 ऊपर गया तो मेरे पास एक रिलेशन आया, मैं आपको सिंप्लीफाई भी करके दिखा रहा हूँ। Q2 इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स Q3। तो क्या अब Q2 कम हो गया, हमारा एक वेरिएबल कम हो गया। अगर मैं इसको उठा के इसमें डाल दूं तो क्या एक वेरिएबल कम हो जाएगा मेरा? यस सर। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर अपनी 4 बचा के रखो और इसको इसमें पुट किया तो 20 माइनस Q1 माइनस Q2 की जगह ये रखोगे तो 3 से 3 कटेगा, ये बचेगा Q3/2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से Q1 भी ले आओ, एक और वेरिएबल कम हो जाएगा। तो Q1 बराबर आ रहा है, Q1 तो उधर गया, 20 माइनस Q3/2। मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि इक्वेशन कैसे सोल्व करनी है। समझ आ रहा है? यस। अब 4 और 5 दोनों को इसमें 3 में पुट कर दो ताकि वेरिएबल ही मेरे पास एक बचे, ताकि वेरिएबल ही एक बचे और वो Q3 सोल्व हो जाए। तो देखिए पहली टर्म है Q3/2 माइनस दूसरी टर्म है Q1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? 20 माइनस Q3/2। तीसरी टर्म है माइनस Q2, तो माइनस Q2 की जगह आप लिख सकते हैं माइनस 3/2 टाइम्स Q3 और तीसरी टर्म है माइनस Q3 और उस पूरे के नीचे लगा हुआ है 5 और इस 50 को उधर भेज दो इक्वल टू 50। अब आप बताओ क्या एक सिंगल इक्वेशन Q3 में बन गई क्या? हाँ भाई। यस सर। मैं इसको और सिंप्लीफाई करूं, Q3/2 अलग अलग डिवाइड कर दूं, 5 से गया तो माइनस का 4 माइनस माइनस प्लस Q3/10 माइनस माइनस प्लस 3Q3/10 माइनस माइनस प्लस Q3/5 और इज इक्वल टू 50। ये 4 उधर जाएगा 54 बनेगा, ये 4 उधर जाएगा 54 बनेगा और ये एक बार जोड़ेंगे 10 एलसीएम लिया मैंने, बचे हुए का 10 एलसीएम लिया, 5 एक 6 एक 7 और 2 9। कुछ दोबारा देखूं मैं, 10 आपने एलसीएम लिया, 5 और एक 6 और 3 9, ये 3 था, एक नहीं 3 था, 9 और 2 11। तो ये आ रहा है 11 Q3/10 इज इक्वल टू 54। तो यहां से बताओ Q3 कितना आ गया? क्या वही आंसर था कि नहीं आपका पहले वो लिखा हुआ ऊपर? यस सर। तो एक बात बताओ, वैसे ये क्वेश्चन किस तरीके से आपको आसान लगा है? नोडल एनालिसिस से या मैथ एनालिसिस? केसीएल से या केवीएल से? बताओ कौन से तरीके से? केवीएल से।
हमारी जो प्रैक्टिस होती है वो ज़्यादा केवीएल से होती है ना, हम केवीएल ज़्यादा यूज करते हैं। लेकिन मैंने आपको वो नोड वाला तरीका, केवीएल वाला जो मेथड है इसको बोल देते हैं मैश एनालिसिस। ये जो आपने अभी केवीएल से किया है ना, मैश का मतलब लूप होता है, इसको बोल देते हैं मैश एनालिसिस। और वो जो केसीएल वाला मेथड था वो था नोडल एनालिसिस। बाकी आप इसको भी अपनी कॉपी में लिख लीजिए, उसी का अल्टरनेट सॉल्यूशन बना के। आज ये पार्टिसिपेंट्स बार बार कम ज़्यादा कैसे हो रहे हैं? बीच में मैंने देखा था जब एक बार 28 थे, अब फिर से 24 हैं। हो गया भाई? बताओ, मिटा दूं अगर लिख लिया हो तो? अरे बोलिए, कुछ आवाज ही नहीं आ रही। हो गया है क्या? यस सर। ठीक है। तो एक सवाल के थ्रू हमने नोडल और मैश एनालिसिस दोनों का अपना रिवीजन लिया। अच्छा, अब ये देखो, इसका क्या मतलब होता है? कैलकुलेशन ऑफ के इफेक्टिव फॉर डाइलेक्ट्रिक। के इफेक्टिव ये मतलब वही सेम चीज है कि हमने कभी ये चीजें पढ़ी थी कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट कर दिया कोई सीरीज में, कोई पैरेलल में, कि अलग अलग, याद होगा ना आपको, एक पूरा लेक्चर उस पर गया था। बीच में कभी दो टुकड़े यूं लगा दिए आगे पीछे, कभी दो टुकड़े ऊपर नीचे। उसमें एक पार्ट ऐसा था जो लगभग सभी ने गलत बताया था, शेप के अकॉर्डिंग सीरीज पैरेलल मान लिया था। याद आ गया वो? यस सर। है ना? तो अगर मान लो ऐसे किसी भी, जैसे जेई में कई बार पूछे गए, के इफेक्टिव बोल देते हैं। फॉर एग्जांपल एक छोटे से तरीके से हम ये देख लें, मान लो ये कोई कैपेसिटर था और उसकी एयर कैपेसिटेंस थी सी नोट, एयर कैपेसिटेंस इसकी सी नोट थी। नाउ अब क्या किया, अब आपने इसमें कुछ कैसे भी करके, इन जनरल अगर मैं कहूं तो 4 टुकड़े, ताकि वही वाला आपका रिवाइज भी हो जाए जो आपने पीछे पढ़ा था। वो वाला केस जब
देख के सीरीज पैरेलल नहीं लगाना होता है ऐसे डायरेक्ट। मैंने तो इन जनरल सा बोल दिया K1 K2 K3 K4 ये है। और आपसे पूछा जाए कि इसका K इफेक्टिव क्या हुआ, इसका मतलब क्या होता है इस टर्म का, ऐसे कोई भी व्यवस्था आपने बना दी और उसमें वो आपसे पूछ रहे हैं कि K इफेक्टिव इनका मतलब क्या होता है। हाँ जी, K इफेक्टिव मतलब कि आप चाहे इसका जो कैपेसिटेंस मतलब इससे बनेगा, जितना सी इक्विवेलेंट आ रहा है उसकी जगह मतलब एक डाइलेक्ट्रिक डाले उससे जितना आएगा। हाँ बिल्कुल सही है। अब जो इसका C आए उनकी बजाय अगर मैं केवल एक मटेरियल डाल दूं उसका क्या लें कि ये ही आ जाए। तो आप पहले तो ये बताओ इसका C कैसे लिखें। क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे तोड़ते थे हम इसको, 1 2 3 4। आपके जेई में यही सवाल हमने कर रखे बहुत है, लेकिन जेई में यही सवाल के इफेक्टिव की फॉर्म में आ जाते हैं। तो भी बस एक स्टेप, लास्ट स्टेप अलग होता है। ये बताओ क्या इसका कैपेसिटेंस K1 C नोट बनेगा कि नहीं, पहले ये बताओ। K1 इंटू एप्सिलॉन नोट इंटू A/2 और D/2, 2 से 2 कट के वही आ गया C नोट, याद है ना आपको ये? यस सर। ये आपका K2 C नोट, ताकि वो डिवाइड बाई 2 या वो चक्कर ही नहीं रहा। ये आपका K3 C नोट और ये है आपका K4 C नोट, बन गया जी। अब इनसे इक्विवेलेंट निकालते हैं। ऊपर वाले दोनों सीरीज में क्या होंगे, ऊपर वाले दोनों का K1 K2 C नोट का स्क्वायर अपॉन इनका सम, एक C नोट से एक C नोट कट जाएगा। तो क्या ये आ गया कि नहीं बताओ? अरे आ गया ऊपर वाला सीरीज वाला। यस सर। ऐसे ही नीचे वाला भी, ये भी आपने किया, ये भी वही आएगा, एक C नोट से एक C नोट कटेगा। तो K3 K4 अपॉन K3 प्लस K4 और इंटू C नोट। और अब अगर मैं इसकी जगह 1 बना दूं तो बताओ इसका C इक्विवेलेंट कितना आया। ये जुड़ेंगे दोनों, जुड़ते ही C नोट बाहर आया, कॉमन आया, K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 प्लस K3 K4 अपॉन K3 प्लस K4 और इंटू C नोट। अब यहां तक तो हमने कर रखा होता है, लेकिन कई बार जैसे जेई में पूछा गया वो K इफेक्टिव पूछ लेते हैं। तो K इफेक्टिव का मतलब सीधा दिख रहा है कि नहीं आपको? K इफेक्टिव C नोट बाहर है ब्रैकेट से। अगर इन सब की बजाय मैं पूरे में एक K इफेक्टिव डाल दूं तो उसका जो कैपेसिटेंस होता है वो होता है K इफेक्टिव इंटू C नोट। मतलब लास्ट स्टेप ये है कि जो भी आपका आंसर आए उसको आप इक्वेट कर दीजिए K इफेक्टिव इंटू C नोट से, बस। तो बताओ क्या एक K इफेक्टिव निकालना आ गया आपको इस सवाल में? K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 प्लस K3 K4 अपॉन K3 प्लस K4, ये आपका आया K इफेक्टिव। एक बार बताओ मुझे क्या K इफेक्टिव का क्लियर है मीनिंग? हाँ भी बच्चों बोलिए, क्लियर है ना? यस सर। ठीक है, नोट कर लीजिए। इस तरह का कोई भी अरेंजमेंट हो जो हमने पहले सीख रखे हैं, लास्ट स्टेप बस बढ़ेगा कि K इफेक्टिव पूछे तो, और कुछ नहीं। क्या वीडियो थोड़ा ब्लर आ रहा है? अब थोड़ा क्लियर है, ब्लर हो जाता है।
हो गया ना? ठीक है, 1 मिनट। एक सेकंड बस, आगे बढ़ता हूँ मैं। अच्छा, एक और कंफ्यूजन जो बच्चों को कई बार रहता है वो एनर्जी में भी इक्विवेलेंट वाले फॉर्मूले लगा जाते हैं। तो मैं एक वो पॉइंट क्लियर करता हूँ। जो जो पॉइंट मेरे ध्यान आ रहे हैं मैं वो बताता जा रहा हूँ आपको, क्या है क्या नहीं है। देखिए, अभी जो मैं आपको बता रहा हूं दैट इज मिसकॉन्सेप्ट अबाउट एनर्जी। एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। हमने पढ़ा है ना, कैपेसिटर को जब बैटरी से चार्ज करते हैं तो कितने % एनर्जी स्टोर होती है, बताओ? जस्ट फॉर रिवीजन पर्पज में बोल रहा हूँ। बैटरी को जब बैटरी से जब आप कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो कितने % जो एनर्जी बैटरी ने दी है उसका कितना % उसमें स्टोर हो पाता है? पढ़ा था हमने 50%। अरे यार, थोड़ा रिवीजन तो करके रखो ना, पढ़ा था कि नहीं बताओ? पढ़ा था कि बैटरी जो वर्क करती है वो तो Q इंटू वी करती है। Q इंटू वी, Q मतलब CV², जबकि स्टोर होती है हाफ CV²। तो आधी एनर्जी नष्ट हो गई है ना? पहली चीज तो वो तो एकदम दिमाग में। फिर मैंने आपको ये भी करवाया था, अगर आप पोलैरिटी रिवर्स करके बैटरी लगाते हो तो कितनी हीट प्रोड्यूस हुई। अगर आपको याद आए 2 CV² निकल के आया था, उसमें सारी ही वेस्ट हो गई थी। भाई सुनो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अपनी कॉपी अच्छे से रिवाइज करो। ये पढ़ी हुई चीजें भी ध्यान नहीं रहेंगी फिर क्या फायदा है। अब मिसकॉन्सेप्ट क्या है अबाउट एनर्जी। मान लो आप चार्ज कर चुके हो कैपेसिटर को, एक बार तो आपने यूं लगा रखा था पैरेलल कॉम्बिनेशन, और एक बार आपने लगा रखा था सीरीज कॉम्बिनेशन, C1 C2 बैटरी भी C1 C2। अच्छा, अब एक और चीज जो हमें दी गई है, इसमें एनर्जी स्टोर्ड है फील्ड में U1, इसमें एनर्जी स्टोर्ड है फील्ड में U2, यहाँ एनर्जी स्टोर्ड है U1 और यहाँ एनर्जी स्टोर्ड है U2। तो यहाँ जो टोटल U बनेगा पैरेलल में तो क्या बन जाएगा, U1 प्लस U2। सीरीज में क्या बनेगा, U1 प्लस U2। हाँ, इसीलिए तो इसका नाम है मिसकॉन्सेप्ट। बच्चे पता नहीं कौन से फॉर्मूले कहाँ लगाए थे। क्या हमने एनर्जी का कोई ऐसा फॉर्मूला पढ़ा है क्या, U1 इंटू U2 अपॉन U1 प्लस U2? बताओ एक मिनट, क्या मैंने बताया कभी कि एनर्जी भी ऐसे लिखी जा सकती है? बोलना एक बार, क्या ऐसा था क्या कहीं, कुछ भी कहीं भी जिक्र हुआ हो? शायद तो कोई चक्कर ही नहीं है। देखो, अब मैं इसको मिसकॉन्सेप्ट को राइट कॉन्सेप्ट बनाता हूं। सबसे पहली बात, आपको चाहे यू यहां लिखना हो चाहे यू यहां लिखना हो, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं हाफ इंटू सी इक्वलेंट इंटू बाहर से क्या लगाए हो। यहां भी आप लिख सकते हैं हाफ इंटू सी इक्वलेंट और इंटू वी स्क्वायर। पहली बात, ये पॉइंट आ गया समझ कि डायरेक्टली आप इस तरह से लिख सकते हैं। अब इस केस में सी इक्वलेंट कितना है, C1 प्लस C2 इंटू वी स्क्वायर, क्योंकि ये पैरेलल में है। तो आप इसको यूं भी लिख सकते हो हाफ C1 वी स्क्वायर प्लस हाफ C2 वी स्क्वायर। और ये V वोल्टेज पूरी इसके पास भी है और ये इसके पास भी है। तो बताओ, क्या हाफ C1 वी स्क्वायर मेरा U1 है कि नहीं, बताओ एक बार। यस सर। है ना, और ये U2 है। यानी कि पैरेलल में ये फॉर्मूला बना U1 प्लस U2। अब बना है, इससे पहले नहीं था, अब बना है। और नहीं तो आप एनर्जी की तरह वैसे सोचो तो भी टोटल सम कर दिया, लेकिन ये तो है। अब उधर चलते हैं, उसमें C इक्विवेलेंट कितना होगा,
C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2, आपने ये इसमें लगाया तो हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 और इंटू V स्क्वायर। अब एक बार यहाँ की वोल्टेज बताओ, मान लो यहाँ वोल्टेज V1 है और यहाँ वोल्टेज V2 है, तो सीरीज में वोल्टेज डायरेक्ट रेशियो में होती है कि इनवर्स रेशियो में? डायरेक्ट रेशियो, इनवर्स। अब ये बच्चा बोला था डायरेक्ट, अब हम राइट कॉन्सेप्ट लिख रहे हैं ना कि मिस कॉन्सेप्ट। सीरीज में वोल्टेज इनवर्स में बढ़ती है कैपेसिटेंस में, याद है ना भाई सभी को ये वाला पॉइंट, है ना? तो अगर मैं V1 लिखूं तो अब C1 प्लस C2 टुकड़े कर दो V के C1 प्लस C2 टुकड़े करके, और उल्टा मतलब C2 पार्ट्स इसको दे दीजिए। एंड अगर आप V2 लिखें तो V के C1 प्लस C2 पार्ट्स करके C1 पार्ट इसको दे दीजिए। आप बताओ कि आपको अलग अलग लिखने आगे वोल्टेज, है ना भाई? क्या ये V1 V2 समझ आ गए क्या? अब देखो, अब इधर का देखिए U1 हाफ C1 V1 स्क्वायर, क्योंकि इसके पास वोल्टेज V1 है और V1 आपका ये है, तो ये बना हाफ C1 V1 का स्क्वायर करोगे तो बनेगा C2 स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। बताओ एक बार, U1 लिखना आ गया? पिछले केस में U1 बड़ा सीधा था, पिछले केस में U1 सीधा था हाफ C1 V स्क्वायर, U2 बड़ा सीधा था क्योंकि V वोल्टेज थी, हाफ C2 V स्क्वायर। हाँ जी भाई बोलिए, क्लियर है ना ये चीजें यहां तक? सिमिलरली अगर आप U2 लिखें सेकंड में स्टोर्ड एनर्जी हाफ C2 V2 स्क्वायर, V2 की वैल्यू रखेंगे तो हाफ C2 C1 स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। एक बार बताओ क्या U1 U2 अलग अलग देखने आ गए आपको? कैसे देखने हैं? यस सर। अब यस सर। और ये मेरे पास है U जो होना चाहिए वो, क्या इन दोनों का सम ये आ रहा है कि नहीं बताओ? ऊपर देखो, इन दोनों को देख के और इसको देख के ये बताओ कि क्या मेरे पास U बराबर U1 प्लस U2 आया कि नहीं आया? इन दोनों का जब आप सम करोगे, हाफ कॉमन, V स्क्वायर उधर कॉमन, अंदर बचेगा C1 C2 स्क्वायर प्लस C2 C1 स्क्वायर, उनमें C1 प्लस C2 एक्स्ट्रा बच जाएगा। हाँ, C1 C2 कॉमन लोगे तो एक C1 प्लस C2 बचेगा जो नीचे वाले स्क्वायर को कट कर देगा, तो ये बचेगा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो बताओ क्या इन दोनों से ये बन गया कि नहीं? यस सर। इसका मतलब ये गलती कभी मत कर देना कि सीरीज में एनर्जी निकाल के आओ, क्वेश्चन आ जाए इसकी एनर्जी 6 जूल इसकी 3 जूल, आंसर दिया है 2 जूल। बड़ा कॉमन सा मिस्टेक वाला पॉइंट है ये, क्योंकि हम याद नहीं करते 6 और 3 का सीरीज में 2 आता है ना? तो 6 जूल और 3 जूल का आंसर क्या होगा टोटल? 2 जूल या 9 जूल? 2 और 9? 9। तो एनर्जी में ऐसे कोई फॉर्मूले वैलिड नहीं है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी आप लिख ही लीजिए। हो गया?
हो गया सर। हो गया, ठीक है। देखो रिवीजन का ये मतलब नहीं है कि मैं कोई पढ़ाई हुई चीज दोबारा पढ़ा रहा हूँ। मैं आपको वैसे रिवीजन के नाम पे उन टॉपिक्स के नाम बता देता हूँ। हमने पैरेलल प्लेट पढ़े, कई पैरेलल प्लेट, 6-7 प्लेट वाले काम यस सर। बिल्कुल अच्छे से वो याद है, नंबरिंग करके करते थे हम। यस सर। क्या पता आज के टेस्ट में उस पर कोई सवाल आ जाए, मुझे याद नहीं है, लास्ट ईयर का बनाया हुआ पेपर है, ध्यान नहीं है मुझे, अभी देखा नहीं है मैंने, परंतु चांसेस है क्या पता उस तरह का आ जाए। हमने ब्रेकडाउन पढ़ा है, एक दिन सिखाया था वो, कौन सा ब्रेकडाउन में बताता हूँ। एनसीईआरटी में सवाल नहीं था, एक टेक्नीशियन आया इतने वोल्टेज, हाँ मतलब मिनिमम नंबर ऑफ अरेंजमेंट कैसे बनाएं, हमें मतलब मिनिमम कितना, हाँ वो था ना, voltage सीरीज में कितने लगाएं, फिर पैरेलल में कितने लगाएं, सिखाए थे आपको। यस सर। हो सकता है आज के टेस्ट में एक सवाल उस पर भी आ जाए, क्योंकि वो जेईई में बहुत आते रहे हैं, मतलब बहुत तो नहीं लेकिन आते रहे हैं, इस तरह का काम है। और अब मुझे लगता है आपके कैपेसिटेंस में नोट्स में कई पेजेस हो गए होंगे, केवल कैपेसिटेंस में कॉपी में यस सर। हो गए होंगे करीब 40-50 पेज के करीब आराम से। इससे एक्स्ट्रा, हाँ उससे ज़्यादा है भाई साहब, कॉपी पूरी रिवाइज करके रखनी है आप सभी को, मतलब यूँ नहीं होना चाहिए कि कोई पॉइंट पढ़ा हुआ ही हमसे नहीं हो रहा है, ठीक है। और रही बात पोलराइजेशन वाले पार्ट की, उसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ कि वो इस टेस्ट में आना है नहीं आना है, लेकिन हम करेंगे क्योंकि डाइलेक्ट्रिक हमारे सिलेबस में है, तो पोलराइजेशन भी हमारे सिलेबस में है, उससे अलग नहीं होता है पोलराइजेशन, ठीक है। अब देखो एक और पॉइंट बताता हूँ मैं यहाँ आपको, जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस सेल्स एंड कैपेसिटर्स, टेढ़े मेढ़े किस तरह से, मतलब क्या है, और उसमें भी हम एक छोटा सा अपना रिजल्ट बना सकते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस सेल्स एंड कैपेसिटर, सपोज ये कोई एक सेल लगा है, यहां कोई कैपेसिटर लगा है, यहां कोई एक सेल यूं लगा दिया, एक कैपेसिटर यहां लगा दिया, मैं अभी इनकी वैल्यूज दूंगा कुछ, आपने एक सेल ये लगा दिया, फिर एक सेल ये लगा दिया, ये एक कैपेसिटर लगा दिया, इस तरह से ज्वाइन कर रखा है, और सपोज इसकी अर्थिंग भी कर दी। अर्थिंग से तो सर्किट प्रभावित ही नहीं होता है, अर्थिंग से कोई इफेक्ट नहीं होता, अर्थिंग से बस हमारे सर्किट में एक चीज चलेगी, पोटेंशियल फिक्स हो सकता, हाँ केवल पोटेंशियल्स फिक्स हो जाएंगे हर जगह के, और कुछ नहीं। अर्थिंग नहीं होती तो भी सर्किट ऐसा ही होता मेरे लिए। मान लो जैसे ये कैपेसिटेंस है C1, ये C2, ये C3, ये है V1। बैटरी का ईएमएफ होता है ना, जैसे 10 वोल्ट 15 वोल्ट, अब होता क्या है ईएमएफ हो तो अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन हम यूज तो करते हैं ये टर्म, ईएमएफ वर्ड यूज तो किया है ना हमने, सेल ऑफ ईएमएफ इतना, इतने वोल्ट की ये बैटरीज हैं। अब आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये बताओ क्या ये पूरा सर्किट सीरीज है कि नहीं, पहली बात इसको ब्रांच मत मानना, कभी सोचो अरे यार यहाँ से यहाँ गए तो ब्रांच आ गई ना, अर्थिंग को हटा के आप अपना सर्किट बनाया कीजिए, वो तो एक पोटेंशियल फिक्स करने वाली जगह है और कुछ नहीं। और मैंने शायद आपको एक दिन एक और भी चीज दिखाई थी, अगर मान लो ये सर्किट ऐसे होता, जैसे यहां तक आया, इसकी अलग से अर्थिंग दिखा रखी, तो इसका क्या मतलब था, ये ओपन है क्लोज है, इसका ये मतलब है कि ये क्लोज है और इन दोनों को आपको ज्वाइन कर लेना है, ध्यान है ना ये चीज, यस सर। ठीक है। अब देखो पूरे सर्किट को आप एक सिंगल बैटरी और एक सिंगल कैपेसिटर से रिप्लेस कर सकते हो, सिंगल बैटरी सिंगल कैपेसिटर, ये तो सी इक्विवेलेंट, सीरीज में कितने हैं 3 हैं, तो सी इक्विवेलेंट तो इससे निकलेगा 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। पहली बात ये आ गया समझ,
तीनों सीरीज में है तो मैं एक सिंगल कैपेसिटर लगा सकता हूँ यहाँ। ये पॉइंट आ गया क्या समझ, बताओ? यस सर। ठीक है। और बैटरी देखो अब कैसे, सीरीज में बैटरी बड़ी आसान है भाई। ये इसका पॉजिटिव इधर है तो ये चार्ज यूं भेजना चाहिए, लेकिन इसका पॉजिटिव इधर है तो ये उल्टा। आप पहले अपनी डायरेक्शन बना लिया करो। इसका पॉजिटिव इधर है तो ये यूं, और इसका पॉजिटिव इधर है तो ये यूं। अब आप यूं पहचानो कि कौन क्लॉकवाइज कौन एंटी क्लॉकवाइज। पहली बैटरी पॉजिटिव की तरफ भेजना चाहती है, तो पहली बैटरी चार्ज को कैसे भेजना चाह रही है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। दूसरी बैटरी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। तीसरी बैटरी ये मैं कहूं तो ये भी क्लॉकवाइज है, और चौथी वाली एंटी क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज अलग जोड़ लो। क्लॉकवाइज तो है V2 प्लस V4। ये वोल्टेज तो क्लॉकवाइज देना चाहती है चार्ज, और एंटी क्लॉकवाइज अलग जोड़ लो V1 प्लस V3। एंटी क्लॉकवाइज अलग से V1 प्लस V3, ये आपका है एंटी क्लॉकवाइज। हाँ भाई ठीक है यहां तक। अब यूं देखना है इनमें से क्लॉकवाइज बड़ा है कि एंटी क्लॉकवाइज, कोई एक बड़ा मिलेगी, कोई एक वैल्यू। ठीक है, लेट ये मान लो लार्ज वैल्यू आ गई, सपोज ये लार्ज वैल्यू आ गई और ये स्मॉल वैल्यू आ गई, तो नेट चार्ज कैसे फ्लो करेगा सर्किट में, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? ये अगर बड़ी वैल्यू है तो क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। तो देखो क्या मैंने क्लॉकवाइज के अकॉर्डिंग एक सेल बना दिया, क्लॉकवाइज के अकॉर्डिंग बना दिया एक सेल, इक्विवेलेंट सेल। यस। और जो इसका ईएमएफ होगा, ईएमएफ बोलो वोल्टेज बोलो, वो होगा क्लॉकवाइज में से एंटी क्लॉकवाइज घटा दो, यानी कि V2 प्लस V4 में से आप घटा दीजिए V1 प्लस V3। V2 प्लस V4 में से आप घटा दीजिए V1 प्लस V3। और अब आपका चार्ज फ्लो आ गया कि जो Q होगा Q दैट विल बी इक्वल टू C इक्विवेलेंट इनटू V, और वो E आपने ये E बोल रखा है, ये हो गया। और जो चार्ज इस पे आया वही चार्ज सभी सेल्स पे आएगा क्लॉकवाइज घूमते हुए। यहाँ Q आएगा, यहाँ माइनस Q, सब सीरीज में है। यहाँ Q माइनस Q, बैटरी में बदल देना चार्ज, और यहाँ Q और यहाँ माइनस Q। आप बताओ क्या हर जगह का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आ गया क्या समझ आपको? यस सर। और पोटेंशियल चाहिए तो वो भी आ गए। देखो ये कितने वोल्ट पे, 0, ये 0 पे है ना। देखो अब पोटेंशियल लिखना कितना आसान है, सुनो। इधर से इधर जा रहे हो तो पोटेंशियल बढ़ेगा कि कम होगा? माइनस से प्लस जा रहे हो तो बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? Q बाई C। तो यहाँ 0 में जोड़ दो, 0 में जोड़ा तो ये Q बाई C2। और आगे चलो, ये आपका Q बाई C2 पोटेंशियल है। अब आप प्लस से माइनस जा रहे हो तो पोटेंशियल बढ़ेगा कम होगा? कम होगा। कितना कम होगा? V2। तो इस जगह का पोटेंशियल कितना हो गया? Q बाई C2 माइनस V2। समझ आ रहा है ना पोटेंशियल किसी जगह कैसे पहुंचना है? इधर बताओ माइनस से प्लस आ रहे हो तो बढ़ेगा कि कम होगा? माइनस से प्लस बढ़ेगा। और Q बाई C1 बढ़ा दो तो यहाँ का पोटेंशियल हो गया Q बाई C2 माइनस V2 और प्लस Q बाई C1। और आगे जाओगे तो कितना बढ़ेगा? कितना ऐड करते हैं? V1। क्या आपको क्या आपको अलग अलग जगह के पोटेंशियल सर्किट पे चार्ज, क्या ये इस तरह के सीरीज कॉम्बिनेशन में समझ आ गया है कि नहीं कैसे करना होता है? यस सर। ठीक है, ये भी लिख लो, ये एग्जांपल अपना नोट कर लीजिए आप लोग। एट प्रेजेंट अभी पार्टिसिपेंट्स जो है ना 1 2 3 17 बच्चे हैं क्लास में हुई। नीरू, मयंक, अनुज, चिराग, अक्षय, अंशु, अनीश, निखिल, सर्वेश, अंकित, हरीश, प्रशांत। ये एक नाम कभी मुझे दिखता ही नहीं, इस साइड ये ढक जाता है।
तरुण, विवेक, हर्षित, मोहित और एक और स्टूडेंट है जिनका नाम इसमें विजिबल नहीं है। अच्छा चलो, हमने कुछ कैपेसिटेंस का रिवीजन लिया, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि टेस्ट से पहले, कम से कम आज के टेस्ट से भी पहले, आप अपनी कॉपी रिवाइज करके पेपर दीजिए। अब मुझे टेस्ट का टाइम बताओ, कितने बजे आप शाम को उस टेस्ट में मैं आपके लिए टेस्ट 5 बजे से 5 बजे 7 बजे 7 बजे तो क्लास होती है। मैं एक काम करूंगा, सुनो, मैं आपके पास टेस्ट का लिंक भेजूंगा 5 बजे। अब आप ध्यान से सुनिए, मैं आपको 2 घंटे का समय दे रहा हूं, आपको उसमें से जो सूटेबल टाइम लगे अपना 1 घंटा पिक कीजिए। समझ गए हो क्या? यस सर। मैं 5 से 7 का टाइम दे रहा हूं, 7 लास्ट होगा कि 7 बजे तक जिन्होंने सबमिट कर दिया मैं बस उन्हीं के रिजल्ट काउंट करूंगा, उससे आगे नहीं। ठीक है, आपको 2 घंटे दिए जा रहे हैं, आपको उसमें से अपना 1 घंटा चूज करना है। मोस्टली क्वेश्चंस कैपेसिटेंस पे हैं, थोड़े बहुत पोटेंशियल पे भी हैं, तो आप उसमें इतना तो ध्यान होगा ना पोटेंशियल में, एनर्जी और ये सब अभी तो पढ़े थे थोड़े दिन पहले। ठीक है, तो एनडीए की क्लास होती है। क्या इस टाइम एनडीए की क्लास होती है 2 घंटे की। तो फिर मैं बताओ किस समय करूं, वो बता दो आप। 7 बजे भी आप कह रहे हो क्लास है, 7 बजे भी कोई क्लास है? शाम की क्लास नहीं दो 2 बजे के बाद दो सर। क्लास रहने दो, तो कितने बजे दूं? टाइम बताओ ना फिर मुझे। 9 बजे ले लो सर। भाई मैं आपको टाइम दे रहा हूं फिर से 2 घंटे, 8 से 10, समझ गए हो? यस सर। ये 2 घंटे तक नहीं बैठे रहना है पेपर में, ये ध्यान रखना। मैं 2 घंटे, भाई नेटवर्क कनेक्टिविटी हो या आप कब फ्री हैं उसके हिसाब से मैं दे रहा हूँ। 8 से 10 में आप अपना 1 घंटा पिक करेंगे, पेपर ढंग से देंगे और सबमिट करेंगे। मैं 10 बजे बाद कोई आएगा वो काउंट नहीं करूंगा, 10 बजे तक का रिजल्ट आपको सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, ठीक है, क्लास रहने दो। आज आप शाम को ये टेस्ट दीजिए, 8 से 10 आपका टाइम। ठीक है, हम क्लास ऑफ करते हैं अभी। थैंक यू।